नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सबसे खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। ये कार्यक्रम बहुत ही खास है क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं, साथ ही साथ ले जाते हैं सैर पर भी और देते हैं फिटनेस के मंत्र भी। तो आज बता दें हम किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे मेडिक्लेम एवं निदान के बारे में, साथ ही साथ हम आपको मिलवाएंगे मेहमान से भी। हमारे मेहमान भी बहुत खास होंगे। आप नोट कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स, जिससे आप भी जुड़ सकते हैं हमारे आज के कार्यक्रम से। हमारा नंबर है 0755266049 और दूसरा टोल फ्री नंबर है 180023300340। तो दर्शकों, दिन की शुरुआत हम करते हैं तिथि देखकर। तो आज भी क्या तिथि है देखते हैं, नजर डालते हैं आज की तिथि पर। विक्रम संवत 2080 चैत्र माह कृष्ण पक्ष तृतीया है, 28 मार्च 2024 तिथि है और दिन है गुरुवार। तो ये तो थी तिथि। दर्शकों, इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ना कुछ खास घटित होता है इतिहास में। तो आइए नजर डालते हैं कि 28 मार्च को क्या कुछ खास घटित हुआ इतिहास में। 1561 में अकबर ने मालवा की राजधानी सारंगपुर पर आक्रमण किया और बाज बहादुर को हराया था। वहीं 1802 में जर्मन खगोलशास्त्री हेनरिक विलियम मैथियास ओल्बस ने 2 प्लास की खोज की, जो मनुष्य को ज्ञात दूसरा क्षुद्र ग्रह है। वहीं 1866 में पहली एम्बुलेंस सेवा के लिए तैयार की गई थी और 1941 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो घर में नज़रबंद थे, कलकत्ता से बर्लिन भाग गए। और 2013 में इंटरनेट पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला, दुनिया भर में इंटरनेट की स्पीड धीमी हो गई थी। तो ये तो थी कुछ खास बातें इतिहास से जुड़ी हुई। दर्शकों, विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक विचार से कई बार हमारी सोच में परिवर्तन आ जाता है और जब सोच में परिवर्तन आता है तो जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है। तो आइए नजर डालते हैं आज के विचार पर। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक खट में प्राण। बहुत ही अच्छा विचार है तुलसीदास जी का। अगर आपके भीतर दया की भावना है तो आप लोगों से, औरों से बेहतर तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि दूसरों की भावनाओं को आप इस प्रकार से अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दर्शकों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे मेडिक्लेम एवं निदान के बारे में, क्योंकि मेडिक्लेम बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में और इसी पर आज विशेष तौर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री रवि तिवारी जी, जो कि फाउंडर हैं क्लेम निदान के, साथ ही साथ इंश्योरेंस लॉयर भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृतिका जी और दूरदर्शन के समस्त दर्शकों का। बिल्कुल सर, स्वास्थ्य बीमा की जब भी बात होती है, क्यों महत्वपूर्ण है बीमा करवाना? लोगों के नज़रिए से अगर देखें तो वो इतना महत्वपूर्ण नहीं समझते, लेकिन क्यों महत्वपूर्ण है एक आम आदमी का भी स्वास्थ्य बीमा होना? देखिए, आपने बहुत सही बोला कि स्वास्थ्य बीमा वाकई में लास्ट प्रायोरिटी है लोगों की। बिल्कुल। लोगों को लगता है कि हम मेडिक्लेम की ज़रूरत क्या है, हम पैसे दे रहे हैं लेकिन उसका रिटर्न नहीं है। अगर 1 साल में हमारा कोई क्लेम नहीं आया तो पैसे हमारे वेस्ट हो जाएंगे जी। उसके बजाय कहीं पे अगर हम कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसका आगे चल के रिटर्न मिलेगा। तो इसलिए वो, वैसे भी अभी ये देखा जाए तो भारतवर्ष में अवेयरनेस बहुत कम है। बीमा 4.5-5% लोगों के पास ही है। बिल्कुल। है ना। अभी ये आगे लक्ष्य है 2047 में एवरीवन इंश्योर्ड, ये लक्ष्य लेके सभी इंडस्ट्री और सभी चल रहे हैं कि 2047 तक ऐसा समय आना चाहिए जब सभी व्यक्तियों के पास इंश्योरेंस हो। उसके लिए बहुत सारे कदम भी उठाए जा रहे हैं लगातार। बिल्कुल। और अवेयरनेस के भी बहुत सारे कैंपेनिंग चल रही हैं। अभी बहुत जो इसका जो प्लेटफॉर्म है वो ऐसा प्लेटफॉर्म आने वाला है कि एक ही प्लेटफॉर्म में आपको सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। आप उनको कंपेयर कर सकते हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो मेडिक्लेम हो, मोटर इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो। आपको कोई भी इंश्योरेंस कराना है तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। बिल्कुल। वहाँ पे आपके डिस्प्यूट्स जो हैं उनका निवारण भी होगा। उनकी पॉलिसी आपको रिन्यू कराना है तो वहाँ पे पॉलिसियाँ भी उसी प्लेटफॉर्म में रिन्यू होंगी। कंपेयर कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 जो आपके लिए सूटेबल हो इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अच्छी ऐसी चीज़ें आ रही हैं। बिल्कुल। और स्वास्थ्य बीमा का जहाँ तक सवाल है, ये तो सारे इंश्योरेंस की बात हो गई। स्वास्थ्य बीमा का जहाँ तक सवाल है मेरे हिसाब से ये इन सारे जितनी भी इंश्योरेंस होती हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल।
उसका रीज़न ये है कि आज आपने देखा होगा कि जब से ये कोविड ख़त्म हुआ है उसके बाद से उसके कॉम्प्लिकेशन अभी भी हैं और वो लंबे समय तक रहेंगे। लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी है कि लोगों के पास जो एक जमा पूंजी होती है पैसे की वो भी नहीं होती है। अगर आज अस्पतालों की आप बात करें तो हॉस्पिटल में आपको इतनी सारी बीमारियां हो गई, इतने सारे वायरस हो गए हैं, इनका जो जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो डे बाय डे इट इज़ बीइंग इंक्रीज्ड। जो पहले एक इलाज का जो खर्चा आता था और आज में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। बिल्कुल। अगर आपसे ये कोई कहे कि अचानक से 5 लाख रुपए का अरेंजमेंट करिए या 4 लाख का करिए या एयर एम्बुलेंस से हमको कहीं पे जाना है, ऐसी कोई स्थिति आ गई कि हमें यहाँ से बाहर कहीं पे हायर सेंटर में जाना है और एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत है जिसमें खर्चा इतना ज़्यादा होता है, तो कैसे मैनेज होगा? बिल्कुल। जो बीपीएल है या दूसरी कैटेगरी है उनको तो फिर भी रिलीफ है, लेकिन एक जो सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग के लिए अभी स्वास्थ्य को लेकर के इतना रिलीफ नहीं है। तो उनको अपना एक इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए ताकि कभी ज़रूरत पड़े, कभी उनको इमरजेंसी में अस्पताल में एडमिट होने की आवश्यकता हो या किसी बीमारी के इलाज की आवश्यकता हो तो कम से कम उनके पास एक बैकअप हो और जाएं और अस्पताल में कैशलेस की सुविधा अवेल करें और टेंशन फ्री रहें। तो स्वास्थ्य बीमा बहुत ज़रूरी है सबके लिए। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। स्वास्थ्य बीमा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अगर स्वस्थ हैं तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। सर, जैसा कि देखा गया मनोस्थिति जो होती है, एक आम मनुष्य की मनोस्थिति होती है कि स्वास्थ्य बीमा को सबसे लास्ट प्रायोरिटी में रखना, और किस जीवन के किस पड़ाव में स्वास्थ्य बीमा ले लेना चाहिए, आप जागरूकता किस प्रकार से फैलाते हैं? देखिए, वैसे तो ये बाई बर्थ होना चाहिए, बच्चों को माँ बाप के साथ कवर्ड होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक जो 35 की जो एज होती है 35 टू 40 उसके बाद जनरली थोड़ा सा फिजिकल प्रॉब्लम्स आना चालू होती हैं। तो 35 टू 40 जो इंश्योरेंस तो लेके ही रखना चाहिए सभी को। ये एक सही उम्र है इंश्योरेंस लेने का। बिल्कुल बिल्कुल। सर, कहते हैं इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर किसी भी विषय को जन जन तक पहुंचाना है तो एजुकेशन के माध्यम से भी अगर बात करें तो क्या एजुकेट भी किया जाता है लोगों को कि महत्वपूर्ण है और जीवन के इस पड़ाव में उन्हें फैमिली को भी पूरी तरीके से स्वास्थ्य बीमा में कवर करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी कैंपेनिंग चलती है जी। एजुकेशन के से रिलेटेड, जो उसको महत्व बताया जाता है कि एक स्वास्थ्य बीमा का क्या महत्व है, क्यों लेके रखना चाहिए उसको। तो ऐसे बहुत सारी कैंपेनिंग चलती रहती है। फैमिली की जहाँ तक बात है तो इंश्योरेंस लेते समय ये देखना चाहिए कि हमारी फैमिली की साइज़ क्या है। उस फैमिली की साइज़ के हिसाब से एक सही सम इंश्योर्ड का चुनाव करें। सम इंश्योर्ड एक वो अमाउंट होता है जिस अमाउंट के लिए आप प्रीमियम पे करते हैं। बिल्कुल। और जिस अमाउंट के लिए आप कवर्ड हैं। मान लीजिए आपने कम से कम, मेरा तो ये रिकमेंडेशन है कि कम से कम 5 लाख का इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए, 5 लाख, क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि 5 लाख का जिसके पास सम इंश्योर्ड होता है उसमें कैपिंग नहीं होती है। नॉर्मली 90% कंपनियों की जो 90% जो पॉलिसीज़ हैं उसमें 5 लाख अगर सम इंश्योर्ड है तो कैपिंग नहीं होगी। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, पूर्वा राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार। बिल्कुल। मैं सर ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल जो हमारी मेडिकल व्यवस्था है बहुत महंगी हो गई, बीमारियां भी बड़ी बड़ी हो गई है, तो एक व्यक्ति कितने भत्ते तक का मेडिकल क्लेम कर सकता है? दूसरा, पेंशनर्स जो हमारे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? धन्यवाद। बिल्कुल सर, 2 प्रश्न है, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। जी सर। देखिए, मेडिक्लेम जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे मैडम का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गया है, ये बात अभी मैंने अभी बोला, ये तो है ही है। इसीलिए मेरा जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि कम से कम आप 5 लाख का इंश्योरेंस लें, मिनिमम बता रहा हूँ मैं। जो सम इंश्योर्ड का ऑप्शन है, सम इंश्योर्ड का ऑप्शन तो 1 करोड़ तक का भी है, उससे ज़्यादा का भी है, 1 CR का भी आप क्लेम ले सकते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रीमियम दे पाएंगे उतना ज़्यादा आपको सम इंश्योर्ड मिलेगा। लेकिन चूंकि जो हमारे देश में जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, इंश्योरेंस बहुत सस्ता भी नहीं है। बिल्कुल। उसका प्रीमियम ऐसा नहीं है कि 2000 या 4000 रुपये में आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। अगर आपका एज 40 के आसपास है, 2 एडल्ट 2 चाइल्ड हैं, आप इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो आपको कम से कम 20 से 22 या 25,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा 5 लाख के लिए। तो ये भी हमें देखना है कि हमारा बजट कितना है। पहले तो बजट डिसाइड करिए। अगर पेइंग कैपेसिटी अच्छी है तो जितना ज़्यादा सम इंश्योर्ड लेंगे उतना अच्छा रहेगा। पेइंग कैपेसिटी कम है तो कम से कम 5 लाख का सम इंश्योर्ड जो है वो रिकमेंडेड लेना चाहिए। और उसको लेने के पहले आप कंपेयर करिए कि कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनियों में क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं।
उनमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारे राइडर्स आ गए हैं, अभी तो नए नए फीचर्स की बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसियाँ आ गई हैं, वो ले सकते हैं। बिल्कुल सर। मैडम का एक और प्रश्न था कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं बुजुर्गों हैं? के लिए भी अभी बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसियाँ आ गई हैं। हाँ, हालांकि इतना ज़रूर है कि उनके उनके जो इंश्योरेंस होता है उसमें ज़्यादातर पॉलिसियाँ थोड़ा सा कैपिंग लगाती हैं उसमें। कैपिंग यानी कि को पेमेंट का एक ऑप्शन होता है जिसको हमें अवेल ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। को पेमेंट जो होता है वो ये होता है कि एक इंश्योरेंस अगर आपने 5 लाख रुपए का लिया है, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सीनियर सिटीजन है, जो बुजुर्ग हैं, पेंशनर्स हैं, अगर वो इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो नॉर्मली 90% जो पॉलिसीज़ हैं उसमें को पेमेंट का ऑप्शन होता है। ऑप्शन वो कंपनियां एड ऑन करके खुद ही देती हैं उसको। उसमें ये रहता है कि अगर मान लीजिए 20% का कोपे है और आपका क्लेम अगर 1 लाख रुपए का आया है, तो 1 लाख में जो एडमिसेबल अमाउंट होगा, 1 लाख का अगर आपका एक्सपेंस हुआ है, 1 लाख में जो एडमिसेबल अमाउंट है यानी कि पेबल अमाउंट है इंश्योरेंस की टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, उसका 80% कंपनी पे करेगी एंड 20% आपको पे करना है। दैट इज कॉल्ड ए कोपे। तो कोपे वाली पॉलिसियाँ होती हैं, दे कैन अवेल पॉलिसी, नो इशू। तो दर्शक को बहुत अच्छी चीज़ बताई सर ने कि को पे के माध्यम से जो बुजुर्ग जन हैं वो स्वास्थ्य बीमा का लाभ ले सकते हैं, और ख़ासकर जब बीमा लें तो अपनी फैमिली साइज़ का ज़रूर ध्यान रखें और मिनिमम 5 लाख का कवर तो ज़रूर लें। सर जानना चाहेंगे, जब क्लेम की बात आती है, जब हम अस्पताल जाते हैं और जिनके पास स्वास्थ्य बीमा होते हैं, तो क्या कुछ दस्तावेज़ों की ज़रूरत भी पड़ती है तब? जब हम अस्पताल में जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है, देखिए 2 तरीके से इंश्योरेंस का आप क्लेम कर सकते हैं जी। एक कैशलेस और एक रियम्बर्समेंट, जी। है ना। अस्पताल जाने के पहले सबसे पहले ये पता करिए, अगर देखिए इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन अगर होता है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाँ। है ना, या घर में कोई ऐसे सडन कार्डियक अरेस्ट आ गया, या चक्कर आ गया, या फ्रिक्वेंटली वॉमिट हो रही, जहाँ पे आपको इमीडिएट किसी अस्पताल में जाना है, तो वहाँ पे तो अस्पताल का चयन करना संभव नहीं है, क्योंकि जो भी नियरेस्ट अस्पताल होगा या जो भी आपको घर वाले जहाँ पे चाहेंगे वहाँ ले जाएंगे। बट इफ़ यू आर प्लानिंग, कुछ आप प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन करने की सोच रहे हैं, यानी आपको कोई सर्जरी करानी है, कोई प्रोसीजर कराना है, तो यू कैन सिट एंड यू कैन डिस्कस विद द डॉक्टर, यू कैन सेलेक्ट द हॉस्पिटल्स। अब ये हॉस्पिटल्स सिलेक्शन जो होते हैं वो ऐसा होता है कि इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे हॉस्पिटल की लिस्ट होती है जी। उस वेबसाइट पे आप जाइए, वहाँ पे आप देखिए कि आपकी सिटी में कौन सा ऐसा अस्पताल है जो उस इंश्योरेंस कंपनी, जिस इंश्योरेंस कंपनी की आपकी पॉलिसी है, उस इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क अरेंजमेंट में वो अस्पताल है। बिल्कुल। फिर इंश्योरेंस कंपनी पे फ़ोन करिए टोल फ्री पे, और उस अस्पताल का एक कन्फर्मेशन भी लीजिए, और कन्फर्मेशन लेने के बाद उनको इंटीमेट करिए एडमिशन के पहले। बिल्कुल। या एडमिशन के 24 आवर्स में। आप याद रखिए एक चीज़ कि जब भी आप कैशलेस के लिए जाते हैं किसी भी नेटवर्क अस्पताल में या नॉन नेटवर्क अस्पताल में, अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो इंटीमेशन 24 घंटे के अंदर देना बहुत ज़रूरी होता है। आपने इंटीमेशन दिया और फिर उस अस्पताल में आप जाइए, वहाँ पे आपको इंश्योरेंस की पॉलिसी देना होता है आपकी, या इंश्योरेंस की पॉलिसी के साथ जो कार्ड आता है वो कार्ड भी आप दे सकते हैं। बिल्कुल। साथ में आपको केवाईसी के डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। इसके अलावा बाकी की जितनी भी प्रोसेस है वो इंश्योरेंस का टीपीए डिपार्टमेंट करता है। इंश्योरेंस का अस्पताल में एक इंश्योरेंस सेल होता है हर एक हॉस्पिटल में, तो वो उसका पूरा प्रोसेस करते हैं। प्री ऑथ रिक्वेस्ट एक फॉर्म होगा, उसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन करेंगे। डॉक्टर्स उसमें जो ट्रीटमेंट होना है वो ट्रीटमेंट मेंशन करेंगे। अस्पताल का जो बिलिंग डिपार्टमेंट होता है, बिलिंग डिपार्टमेंट उसमें ये मेंशन करेगा कि उसका एस्टीमेट कॉस्ट कितना है, उसमें कितना खर्चा आएगा। आपके उसमें कंसेंट लिए जाएंगे विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। वो अस्पताल का इंश्योरेंस का डिपार्टमेंट जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनियों में वो प्री ऑथ रिक्वेस्ट फॉर्म भेजता है अलॉन्ग विद ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एंड प्रिस्क्रिप्शन। और फिर उसके बाद आपका जो डिसीज़ है उसका ऑथराइजेशन इंश्योरेंस कंपनियाँ उनको दे देती है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद वो ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं, और उसके इंश्योरेंस का जब ट्रीटमेंट चालू हो जाता है तो चालू होने के बाद आपका पूरा ट्रीटमेंट होता है। फिर आप जब अस्पताल से डिस्चार्ज होते हैं तब एग्जैक्टली कितना अमाउंट एक्सपेंस हुआ है उस समय पता चलता है। पहले तो एस्टीमेट देते हैं जी। डिस्चार्ज के समय पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट इसमें एक्सपेंड हुआ है। तो फिर फाइनल बिल अस्पताल का, उसकी डिस्चार्ज समरी, और उसके अलावा जो भी उसके इंडोर कैश पेपर जब वो इंश्योरेंस कंपनी में भेजते हैं तो फाइनल सेटलमेंट होके आता है। जितना फाइनल सेटलमेंट होके इंश्योरेंस कंपनी से आएगा वो अस्पताल आपको कैशलेस दे देंगे। तो ये कैशलेस का प्रोसेस है और ये डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे देने हैं। बिल्कुल, पूरा जो प्रोसीजर है आपने काफ़ी अच्छे से बताया हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार से आपको अस्पताल का चयन करना है, जो भी आपने कंपनी चूज़ करी है मेडिक्लेम के लिए,
उसकी वेबसाइट पर अस्पताल का नाम दिया जाता है, उसमें टोल फ्री नंबर्स भी होते हैं, उस पर कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन सर कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, आपने जैसा बताया कि इमरजेंसी के समय अस्पताल में एक्सीडेंट के समय हो सकता है जो नज़दीकी अस्पताल हो वहाँ पर जाकर एडमिट हो जाए और वो लिस्ट ऑन नहीं हो स्वास्थ्य बीमा कंपनी के उसमें वेबसाइट पर, तब क्या स्थिति रहती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ रहती है रिएम्बर्समेंट की या फिर कैशलेस की? देखिए अभी तो वैसे भी मैं आपको बता दूं, एक गुड न्यूज़ ये है कि अभी कैशलेस एवरीवेयर आने वाला है बहुत जल्दी। तो कैशलेस एवरीवेयर आ जाएगा तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। नॉन नेटवर्क अस्पताल में भी आप कैशलेस अवेल कर पाएंगे। उसका प्रोसेस होता है कि 48 आवर्स पहले आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। अभी जो विद इन 24 आवर्स है वो 48 आवर्स पहले इंटीमेट करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से वो कंपनियां उन अस्पतालों में भी कैशलेस देंगी। अप्रॉक्सीमेटली 40,000 हॉस्पिटल्स इसमें लिस्टेड हो रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या होती है। तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बात है, लेकिन जब इमरजेंसी आ जाती है तो कुछ सपोर्ट मिलता है क्या स्वास्थ्य बीमा कंपनी? बिल्कुल मिलता है जी सर। कैशलेस एवरीवेयर में तो मिलेगा ही, लेकिन जब तक कैशलेस एवरीवेयर एप्लीकेबल नहीं होता है तब तक आज की जो व्यवस्था है वो ये है कि आप इन ऐसे अस्पताल जो अस्पताल इंश्योरेंस कंपनियों के नेटवर्क अरेंजमेंट में नहीं है, उन अस्पतालों में आप जाएं और वहाँ पे आपका रियम्बर्समेंट का क्लेम आप वहाँ के लिए कर सकते हैं। तो रियम्बर्स उसके, लेकिन रियम्बर्समेंट में भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि उसमें भी इंटीमेट करना बहुत ज़रूरी है कंपनियों को, ताकि ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन कंपनी कैन सेंड देयर वेरिफिकेशन ऑफिसर टू वेरीफाई वेदर द पेशेंट इज करेक्ट एडमिटेड और नॉट और व्हाट ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन। बिल्कुल। तो उसको वेरिफिकेशन का एक अपॉर्चुनिटी उस कंपनी को देना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए टाइम पे इंटीमेट करिए और इंटीमेट करने के बाद आप अस्पताल में ट्रीटमेंट लीजिए। ट्रीटमेंट लेने के बाद जब अस्पताल से आप डिस्चार्ज होते हैं तो अस्पताल से सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करने हैं जी। क्योंकि उसमें अस्पताल कोई भी प्रोसेस नहीं करता है रियम्बर्समेंट में। तो आपको क्लेम फॉर्म एक फिल करना होता है। क्लेम फॉर्म फिल करने के साथ कुछ जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपकी KYC, इंश्योरेंस की पॉलिसी, डिस्चार्ज समरी, जो आपने पेमेंट किया है उसके बिल्स, उसकी रिसिप्ट्स, अगर मेडिसिन ली हैं तो मेडिसिन अलग से परचेज किए हैं तो मेडिसिन के बिल्स, जो टेस्ट हुए हैं अस्पताल में, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो ये सारे जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको कंपनी को देने होते हैं। कंपनी फिर उसको क्लेम को रियम्बर्समेंट प्रोसेस करती है और आपके अकाउंट में सेटल करके पेमेंट जो है वो क्रेडिट कर देती है। ऐसी अगर कोई स्थिति बनती है सर कि अस्पताल हमें पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाता है, तब किस प्रकार से सपोर्ट मिलता है बीमा कंपनी का, या फिर हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं जिससे हमें बीमा का फ़ायदा मिले? नहीं, देखिए अस्पताल आपको सारे डॉक्यूमेंट नहीं देता, ऐसा कभी नहीं होता। वो इसलिए कि आप अस्पताल को पे कर रहे हैं। मैं रियम्बर्समेंट की बात कर रहा हूँ। अगर रियम्बर्समेंट का आप क्लेम करना चाहते हैं और आपने अस्पताल में पूरा पेमेंट किया है तो अस्पताल आपको निश्चित तौर पे पूरे पेपर देगा। बिल्कुल। कुछ एडिशनल पेपर होते हैं जो अस्पताल की कुछ कॉन्फिडेंशियल या उनको इंटरनली डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, जैसे कि ICP हो गई है ना, IPD पेपर्स हो गए, वो जनरली अस्पताल ऑन रिक्वेस्ट देता है। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी को ये डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन गिव द ऑथराइजेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी। बिल्कुल। वो अपना किसी को डिप्यूट करेंगे और लेके आएंगे, या फिर वो इंश्योरेंस आपको लिखित तौर पे एक लेटर देंगे कि वी नीड द फॉलोइंग एडिशनल डॉक्यूमेंट। तो आप जाइए अस्पताल को दिखाइए, अस्पताल विल गिव द सर्टिफाइड फोटोकॉपी, इंश्योरेंस कंपनी में जमा करिए, दे विल सेटल द क्लेम। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने बताई, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपने बताई। तो जब इमरजेंसी हो तब भी क्लेम सेटल हो जाता है, और उसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, इंटीमेट करना बहुत ज़रूरी है बीमा कंपनी को। साथ ही साथ आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो KYC बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्स और रेसिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप क्लेम का फ़ायदा ले सकें। सर बात करें पोर्टेबिलिटी की, पोर्टेबिलिटी क्या है और क्या बीमा पोर्ट करवाने में क्लेम जो आता है उसमें क्या कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है? पोर्टेबिलिटी एक देखा जाए तो है तो वैसे काफ़ी अच्छा ऑप्शन, पहले नहीं था ये, काफ़ी पहले, अभी बहुत पहले से पोर्टेबिलिटी आ गया है। पोर्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आपके इंश्योरेंस को ऑल कंटिन्यूटी बेनिफिट के साथ शिफ्ट कर सकते हैं जी। मान लीजिए आप एक इंश्योरेंस कंपनी में हैं और उस इंश्योरेंस कंपनी की आपकी 2, 3, 4 साल या 5 साल पुरानी पॉलिसी चल रही है, बस किसी कारणों से आप उस इंश्योरेंस कंपनी से हैप्पी नहीं है, प्रीमियम को लेके, सर्विस को लेके, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी चेंज करना है तो पोर्टेबिलिटी के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। याद रखिएगा कि अगर आपका इंश्योरेंस 2 साल से ज़्यादा चल चुका है तो कभी भी उसके बाद आप फ्रेश पॉलिसी मत लीजिएगा, हमेशा उस पॉलिसी को पोर्ट ही कराइएगा। ये बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है इस चीज़ का। कई केस हमने देखे हैं, क्लेम्स निदान में ऐसे बहुत सारे मैटर आए हैं जिसमें कि
पुरानी पॉलिसियाँ होते के बाद जब उनकी पॉलिसी पोर्टेबिलिटी होनी थी तो पोर्टेबिलिटी ना होते हुए वो पॉलिसी फ्रेश हो गई, तो सारे बेनिफिट्स ख़त्म हो गए। जी, कई बार होता है क्योंकि इंश्योरेंस में जो बेनिफिट्स होते हैं वो हमेशा सीनियरिटी को लेके होते हैं। आपका 2 साल के अंदर 2 साल का एक्सक्लूजन होता है, 2 साल तक आपको बहुत सारी सर्टेन डिसीज़ हैं जो कि एक्सक्लूजन पे रहती हैं, 2 साल तक कंपनियां नहीं देती हैं उसको। हाइड्रोसील है, हार्निया है, PIVD है, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, ऐसे बहुत सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं वो 2 इयर्स तक कवर नहीं होते। कैटरेक्ट है ना। तो अब 2 साल के बाद अगर उनको कवर करना है और 2 साल तक आपकी एक इंश्योरेंस में पॉलिसी चल गई, निश्चित तौर पे तीसरे साल वो कवर्ड है वो चीज़। बट अगर पॉलिसी फ्रेश हो गई तो फिर वो कवर नहीं होगा, बिल्कुल, है ना। इसलिए इंश्योरेंस को जब भी आप चेंज करें कंपनियां तो पोर्ट कराएं। पोर्ट कराने का रूल होता है, उसकी गाइडलाइन को समझें, और बहुत ही रिस्की है पोर्ट। मैं ये भी बता दूं, पोर्टेबिलिटी इज़ वेरी रिस्की। हमारे पास इतने केसेस हैं पोर्टेबिलिटी के कारण जो इशू होते हैं। जनरली होता क्या है कि आपकी एक इंश्योरेंस कंपनियों में लगातार कई सालों से इंश्योरेंस चला आ रहा है, वहाँ पे आपकी सारी चीज़ें कवर हो गई। अब जब एक इंश्योरेंस कंपनी से दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में जब पॉलिसी पोर्ट होती है तो जनरली हमारे पास ऐसी बहुत सारे मैटर आए हैं जिसमें हमने ये देखा है कि उसमें उस समय पे भी एक प्रोसेस होता है कि प्रपोजल फॉर्म फिल कराने का ड्यूरिंग पोर्टेबिलिटी। पहला प्रपोजल फॉर्म आपने कब भरा है? जब आपने एक इंश्योरेंस खरीदा था पहली बार। अब जब आप कंपनी चेंज कर रहे हैं तो आपको फिर से प्रपोजल फॉर्म भरना है जी। प्रपोजल फॉर्म जो होता है वो ये एक इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिस डॉक्यूमेंट के बेस पे इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी इशू करती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, यू रिमेंबर दिस। उस प्रपोजल फॉर्म को भरना, अपना सारा मेडिकल हेल्थ स्टेटस उसमें डिक्लेयर करना, अगर आपके पास कोई और इंश्योरेंस है तो उस इंश्योरेंस की डिटेल उसमें मेंशन करना, आपकी फैमिली की सही सही जानकारी देना, आपको कभी कोई इशू था, हेल्थ इशू था, आपने कभी कोई प्रोसेस कराया था, कभी कब अस्पताल में कभी एडमिट हुए थे, अभी कोई आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपकी सही एज, सही एड्रेस, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जनरली लोग इसको स्किप कर देते हैं, इसको मेंशन नहीं करते। उनको क्या लगता है कि जब मैंने इंश्योरेंस लिया था तो मैंने सारी चीज़ें डिस्क्लोज की, अभी तो सिर्फ कंपनी चेंज हो रही, पॉलिसी तो वही है। बिल्कुल। बट आप ये सोचिए कि जो इंश्योरेंस कंपनी नई है, आपने किसी 5 साल तक किसी इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दिया, आज आप पोर्ट जिस कंपनी में करा रहे हैं वो आपके लिए नई कंपनी है, उसको आपके हेल्थ के विषय में अगर पता नहीं होगा तो हाउ दे कैन एग्जामिन योर प्रपोजल फॉर्म। तो मेडिकल अंडर राइटिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो एक इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी जब इशू होती है तो इशूइंग डिपार्टमेंट होता है, दैट इज़ अ मेडिकल अंडर राइटिंग डिपार्टमेंट। तो जब आप इस प्रपोजल फॉर्म को फिल करते हैं, अपना हेल्थ कंडीशन मेंशन करते हैं, अपनी ट्रीटमेंट के पेपर लगाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनियां उसको अपने मेडिकल अंडर राइटिंग डिपार्टमेंट में भेजती है। मेडिकल अंडर राइटिंग डिपार्टमेंट उसको स्क्रूटनी करता है, एग्जामिन करते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि वेदर दे आर रेडी टू इशू द पॉलिसी और नॉट। बिल्कुल भाई देखिए, आपको इंश्योरेंस कंपनियां चेंज करने का अधिकार है, तो इंश्योरेंस कंपनियों को भी अधिकार है कि वो किस क्लाइंट को उनको देना है, किसको नहीं देना है, समानता वाला अधिकार है ये। तो इसके लिए उनको सही जानकारी देना ताकि वो चीज़ को एग्जामिन कर पाएं और ये डिसाइड कर पाएं कि दे आर रेडी टू गिव द पॉलिसी विथ ऑल कंटिन्यूटी बेनिफिट्स। तो अगर इस सारी चीज़ों को, प्रक्रिया को पालन करते हुए, समय जिस दिन आपका रिन्यूअल है उसके 45 डेज पहले ही अप्लाई करना चाहिए। ये तो बहुत ही रिकमेंडेड है ये चीज़ कि 45 डेज पहले ही आप इसको प्रक्रिया के कर लो, क्योंकि आप ये सारे अंडर राइटिंग में भी इंश्योरेंस कंपनियां टेक टाइम। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि आज आप देंगे और कल आपका हो जाएगा। तो कई बार मैंने देखा है कि लोग पॉलिसियाँ आज ही उनकी ख़त्म हो रही है और आज ही पोर्टेबिलिटी की रिक्वेस्ट दे रहे हैं। बिल्कुल, तो उसमें कंपनियों के पास समय नहीं होता, तो वो दे टेक टाइम। तो 45 डेज पहले आप उनको ये प्रोसेस करिए। उसके बाद अगर आप पॉलिसी पोर्ट कराते हैं और इंश्योरेंस कंपनी उसके बाद आपको पॉलिसी इशू करती है तो निश्चित तौर पे आपको जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, आपके क्लेम पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप कंटिन्यूटी बेनिफिट को एंजॉय कर पाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बताया कि पोर्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब पोर्टेबिलिटी करें, आप अपनी कंपनी चेंज करें, तब भी हमें उतनी ही बारीकी से सारी इन्फॉर्मेशन डालनी चाहिए, क्योंकि जो नई कंपनी है उसको वाकई में नहीं पता है कि आप क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उसको भी जानकारी देने के लिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि पूरी इन्फॉर्मेशन, हम पूरे डिटेल्स बहुत अच्छे से भरें जिससे हमें आगे बहुत अच्छे से फ़ायदा मिल सके। और जब आपकी पॉलिसी पहली वाली ख़त्म हो रही है तो उसके बाद 45 डेज लगेंगे पोर्टेबिलिटी करने में। देखिए, ऐसा कोई टाइम फ्रेम, वो तो 5 दिन में भी कंपनियां कर देती हैं जी, लेकिन आपको एडवांस में उनको अप्लाई कर देना चाहिए 45 डेज पहले।
बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ताकि उनको पूरा पर्याप्त समय मिल पाए। बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि आपका प्रपोजल फॉर्म वहाँ पे रिजेक्ट हो गया, आपने जिस दिन आपका रिन्यूअल है उसी दिन आपने वहाँ पे इंटीमेट किया, उसी दिन प्रपोजल फॉर्म दिया, उसी दिन आपको उनने प्रीमियम आपने पे किया, अब उनको लगा 5 दिन लग गया, 7 दिन लग गया एग्जामिन करने में, छुट्टियाँ आ गई, आपके दोनों पॉलिसियों के बीच में ब्रेक हो गया, जी सर। करेक्ट। बिल्कुल। अब उस ब्रेक पीरियड में मान लीजिए वहाँ से भी पॉलिसी इशू नहीं हुई, आपका यहाँ से भी रिन्यू नहीं हुआ, क्योंकि आप तो इस भरोसे में बैठे हुए हैं कि नई कंपनी से इशू हो जाएगी पॉलिसी आपकी उसी डेट में, और आगे चल के उस कंपनी ने देखा कि नहीं ये तो इनको क्रॉनिक डिसीज़ है, हम तो इनको पॉलिसी इशू नहीं करेंगे, लेट देम कंटिन्यू विद द प्रीवियस इंश्योरर, और आपका प्रपोजल वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हुआ। उस कंडीशन में अगर आपका ब्रेक पीरियड हो जाता है और उस ब्रेक पीरियड में आपको ईश्वर न करे कभी कोई ऐसी मेडिकल हेल्थ ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको कोई भी ट्रीटमेंट का पैसा ना तो नई कंपनी देगी ना पुरानी कंपनी देगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही सर। सर कई बार ऐसा देखा गया है, परिवार में जैसे 4 लोग हैं और उसमें से एक बीमार हो जाता है और 2 महीने बाद फिर से एक बीमार होता है और क्लेम करते हैं, पहले में क्लेम किया और दूसरे में भी उसका सेटलमेंट हो चुका है सर, और दूसरा व्यक्ति जो बीमार हुआ है, क्या उसका क्लेम करने में कोई परेशानी आएगी क्या? नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। जो फैमिली पॉलिसी होती है वो नॉर्मली फ्लोटर इंश्योरेंस है। अगर आपने एक निश्चित सम इंश्योर्ड की इंश्योरेंस लिया है, बिल्कुल, है ना, उसमें आपके मान लीजिए कि 4 मेंबर कवर हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 चाइल्ड, जी, तो उसमें कोई भी ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति अगर 1 लाख रुपए उसने यूटिलाइज कर लिया है एक ट्रीटमेंट में, तो दूसरा जो मेंबर है वो भी बाकी का रिमेनिंग जो सम इंश्योर्ड है यूटिलाइज कर सकता है। बिल्कुल, मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकते हैं एज जी। पर रिक्वायरमेंट। जी, जब तक वो सम इंश्योर्ड उसका रहेंगे उस ईयर पॉलिसी पीरियड में, वो पॉलिसी पीरियड यानी कि एक पॉलिसी का पीरियड 1 ईयर का होता है, तो 1 ईयर के पॉलिसी पीरियड में वो जो सम इंश्योर्ड है, जब तक वो सम इंश्योर्ड बचा हुआ है तब तक आप निश्चित तौर पे क्लेम कर सकते हैं, एडमिट हो सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल सर, सम इंश्योर्ड होना चाहिए तो आप सभी लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल सर इंश्योरेंस फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं आजकल, देखा जाए तो लोगों के पास कॉल आते हैं, कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज उनको चीज़ें बताती हैं और उनसे जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवा लेती हैं इंश्योरेंस के नाम से, उसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? कितने जागरूक है हमारे ग्राहक, या फिर आप उनको कैसे अवेयर कराना इंश्योरेंस चाहेंगे? फ्रॉड कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि मिस सेलिंग, बिल्कुल, दिस इज कॉल्ड अ मिस सेलिंग। मिस सेलिंग, जी, मिस सेलिंग के भी हमारे पास बहुत मामले हैं, बहुत जी। ज़्यादा मामले हैं, और अभी अब और बढ़ गए हैं। बिल्कुल। अभी तो हमने ऐसा देखा है कि ऐसे बहुत सारे रैकेट्स चल रहे हैं जो इंश्योरेंस, अब ये इंश्योरेंस कंपनियों के नॉलेज में भी नहीं है ये चीज़। वो एक ऐसा रैकेट होता है या ऐसे लोग होते हैं जो आपको एक टेलीफोन करके और आपसे एक ऐसी प्रीमियम अमाउंट लेंगे जो प्रीमियम आपका बहुत बड़ा हैवी प्रीमियम होता है। वो मैं मेडिक्लेम की बात नहीं कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट हैपनिंग इन मेडिक्लेम, इट इज़ हैपनिंग इन लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज़, जी, जिसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए फॉर अ ईयर, है ना, और वो ये बोल के पॉलिसी दे देते हैं कि सर दिस इज़ द वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल, आपको 1 लाख रुपए देना है या 2 लाख रुपए देना या 5 लाख देना, वॉट एवर उनकी जो कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से वो लोग उनसे बात करते हैं, और वो एक ही बार देना है और उसके बाद सेकेंड ईयर से आपको रिटर्न मिलना चालू हो जाएगा। जी। इस तरीके से जो मिथ्या है वो फैलाते हैं और उसके जो बहकावे में लोग आके और उनको दे देते हैं पैसा। अब जब उसका 1 साल पूरा होता है तो दूसरे साल इंश्योरेंस कंपनियों से जब उनके पास फ़ोन जाते हैं या प्रीमियम रिन्यूअल के लिए और फिर से वापस उनका इंस्टॉलमेंट जो नेक्स्ट ईयर की उसके लिए जब रिमाइंडर जाते हैं, देन दे रियलाइज़ कि यार मैं तो एक ही बार प्रीमियम दिया था तो फिर से मेरे से मांग रहे हैं। तब उनको पता चलता है जब इंश्योरेंस कंपनियों से डायरेक्ट बात होती है जी, कि नहीं आपको तो 10 ईयर्स तक पे करना है। अब एक बड़ा अमाउंट किसी का ऐसा है जो कि उसने जोड़ के रखा हुआ अपने पास 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए, एक उसने ये सोचा था कि मैं एक बार इसको इन्वेस्ट करूंगा और 5 ईयर्स के बाद में इतना मेरे को रिटर्न मिल जाएगा। जी सर, बट अगर एवरी ईयर को ये मांगेगा तो कहाँ से देगा वो? नहीं दे पाएगा, बिल्कुल, तो इट इज़ हैपनिंग। जी तो इसलिए इसमें मेरा सजेशन ये है कि कभी भी आप इंश्योरेंस लीजिए तो ऐसे किसी भी भ्रामक टेलीफोन कॉल बिना मिले लोगों से मत लीजिए, या इंश्योरेंस कंपनी में आप डायरेक्ट बात करिए, या जो अच्छे ब्रोकर्स होते हैं, अच्छे एजेंट्स होते हैं, बहुत अच्छे एजेंट्स हैं जिनके एजेंसी चैनल बहुत सक्सेस है भारतवर्ष में, बिल्कुल, बड़े अच्छे एजेंट्स हैं, बहुत अच्छे से प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है लेकिन अच्छे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। उनसे कोऑर्डिनेट करिए, उनसे बात करिए, इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नंबर पर बात करिए, दुनिया भर में उनके ऑफिस खुले हुए हैं, ऑफिस में जाके उसको कंफर्म कर लीजिए। जब लेना ही इंश्योरेंस तो ये सारी प्रक्रिया करिए और फिर उसके बाद आपका इंश्योरेंस का चयन करिए और अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है लीजिए, नो इशू। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। दर्शकों, हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि जब
फ्रॉड तभी होता है जब हम जागरूक नहीं होते हैं। हमें जागरूक रहना चाहिए और हमें स्वयं मिलकर एजेंट से ही क्लेम लेना चाहिए। कई सारी एजेंसीज़ हैं, जैसा कि सर ने बताया, उनके माध्यम से हम ले सकते हैं क्लेम। सर, एजेंसीज़ की अगर बात करें तो अगर जेन्युइन एजेंसीज़ हैं वो कैसे पता लगा सकते हैं? कई सारी एजेंसीज हो चुकी, कई सारी बीमा, स्वास्थ्य बीमा कंपनीज आ चुकी हैं मार्केट में, तो क्या कितनी जेन्युइन है वो कंपनी, ये कैसे पता चल सकता है? IRDA से रजिस्टर्ड सारी इंश्योरेंस कंपनियां जेन्युइन हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। सर, अगर किसी को बीमा या क्लेम में कुछ विवाद होता है तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं, कैसे वे गाइडेंस ले सकते हैं? देखिए, आपका अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट होता है जिसमें आपको लगता है कि इनजस्टिस हुआ है या कुछ मिस सेलिंग हुई है या इंश्योरेंस क्लेम में कोई समस्या आई, तो आप क्लेम्स निदान से संपर्क कर सकते हैं। हमारी इनिशियल ओपिनियन फ्री में जो है वो बिना चार्ज के फ्री में इनिशियल ओपिनियन दिया जाएगा जी सर। और देते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, आपको समाधान मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनियों के जो डिस्प्यूट्स के लिए जो ग्रीवियंस डिपार्टमेंट होते हैं, आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, वो भी आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। उसका नंबर, नाम, आपका जो रिजेक्ट हुआ है लेटर उसके नीचे लिखा रहता है जी। उसमें भी नहीं है तो आप बीमा लोकपाल में जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जा सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। लेकिन सबसे पहले मेरा ये कहना है कि आप अगर किसी चीज़ को लेकर के किसी एस्केलेशन मोड में जा रहे हैं कि मेरे साथ जस्टिस हुआ है, तो फर्स्ट इट शुड बी असेस्ड कि वेदर द जस्टिस इज इनजस्टिस हैपेंड और नॉट। तो अपना एक सेल्फ असेसमेंट जरूरी होता है। उस सेल्फ असेसमेंट के लिए एक एक्सपर्ट से आप बात कर लीजिए और अपनी फाइल उनको देके एक बार इनसे ओपिनियन ले लीजिए कि वाकई में ये क्लेम आपका जो है सही रिजेक्ट हुआ है या गलत रिजेक्ट हुआ है। बिल्कुल। अगर राइटली इट इज रिजेक्टेड तो अननेसेसरी आपका टाइम, पैसा, समय सब बर्बाद होना है। बिल्कुल। क्योंकि कंपनियां, मैंने देखा है कि ऐसा नहीं है कि कंपनियां हमेशा रिजेक्ट ही करती हैं या हमेशा लोगों के साथ गलत ही होता है, कई बार सही भी होता है, कई बार क्या हमेशा ही, कई बहुत कम ही ऐसा होता है जो संख्या बहुत कम है उसकी रिजेक्शन की, रेशियो कम है। तो ऐसा, हाँ, लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं है कि सभी रिजेक्शन सही है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो पहले एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए और उसके बाद फिर आप उसको, इस जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म अभी बताया, उस किसी भी प्लेटफॉर्म में जाएं और अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं, निश्चित तौर पे आपको समाधान मिलेगा उसका। बिल्कुल। सर, चलते चलते कुछ शॉर्ट टिप्स, जब स्वास्थ्य बीमा लेना हो तो क्या कुछ सावधानियां हम सभी को बरतना चाहिए? जब भी आप इंश्योरेंस लीजिए तो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सिर्फ एक ही टिप है, अगर आप ये करेंगे तो जीवन में कभी आपको कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रोपोजल फॉर्म को प्रॉपर पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन के सही आंसर लिखना है और अपने स्वास्थ्य की, अपनी जो पर्सनल डिटेल्स की सही जानकारी देना है और उसके बाद जो टेली वेरिफिकेशन होता है उसमें भी सही जानकारी कंपनियों को देना है। पोर्टेबिलिटी में सही जानकारी देना है, सम इंश्योर्ड का सही चयन करना है फैमिली साइज के हिसाब से, और इस हिसाब से आपको हर एक व्यक्ति को एक एक हेल्थ इंश्योरेंस लेके जरूर रखना चाहिए। ये हमारा आपको सजेशन भी है, रिक्वेस्ट भी है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी जानकारी सर आपने हमारे दर्शकों को दी, कितना महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य बीमा होना और किस प्रकार से हम पूरी फैमिली को कवर कर सकते हैं, कितना प्रीमियम लेना चाहिए, किस प्रकार से हम क्लेम सेटल कर सकते हैं। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ श्री रवि तिवारी जी थे, जो कि फाउंडर हैं क्लेम निदान के, साथ ही साथ इंश्योरेंस लॉयर हैं आप। आइए अब आपको लेकर चलते हैं सैर पर और आज आपको दिखाते हैं डिंडोरी। आज भी क्षितिज के उस छोर से भगवान भुवन भास्कर वैसे ही उदित हो रहे हैं जैसे करोड़ों वर्ष पहले होते थे। करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी के इस भूभाग पर जीवन उसी तरह विद्यमान था जैसे आज। आपको यह कथन अतिशयोक्ति लग सकता है, परंतु आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि इस कथन की सत्यता के प्रमाण आज भी यहां मौजूद हैं। यहां पर पूरा जीवाश्मों का ऐसा खजाना बिखरा पड़ा है जो सृष्टि के विकास क्रम के 14 करोड़ वर्ष पहले की घटनाओं का जीवंत प्रमाण है। यदि अब भी आपको विश्वास न हो तो आइए हम आपको ले चलते हैं अपने ही प्रदेश के ऐसे भूभाग में जिसका नाम है डिंडोरी। जी हां, मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग का डिंडोरी जिला मैकल पर्वत का पहाड़ी क्षेत्र है। डिंडोरी जिले के उत्तर पूर्व में जबलपुर, उत्तर पश्चिम में अनूपपुर,
दक्षिण पश्चिम में राजनांदगांव व बालाघाट तथा पश्चिम में मंडला जिले से जुड़ा हुआ है। ये जिला पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है। डिंडौरी नगर जबलपुर से 144 किलोमीटर, मंडला से 104 किलोमीटर तथा अमरकंटक से 88 किलोमीटर दूर स्थित है। पूर्व में डिंडौरी मंडला जिले में शामिल था, परंतु 25 मई 1998 को मध्य प्रदेश जिलों के पुनर्गठन के समय इसे पृथक जिले की मान्यता मिली। डिंडौरी जिले में एशिया महाद्वीप की 3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है पुराजीवाश्म का खजाना, दूसरी है महाद्वीप की सबसे पुरानी जनजाति बैगा और तीसरी है यहाँ के प्रसिद्ध साल वृक्षों के वन, जो एशिया महाद्वीप में कहीं नहीं पाए जाते। नर्मदा नदी के कछार और सतपुड़ा पर्वतमालाओं की गोद में स्थित डिंडौरी जिला वन संपदा से संपन्न जिला है। ये जिला प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही अपने पुरातात्विक और आध्यात्मिक महत्व के कारण अपना विशिष्ट महत्व रखता है। वेदों में वर्णित मैकलपुत्री, नर्मदा, विंध्य और सतपुड़ा की उच्च श्रृंखलाओं के बीच अमरकंटक से निकलकर मात्र 3 किलोमीटर बाद डिंडौरी जिले में प्रवेश करती है। नमामि देवी नर्मदे का जय घोष इस बात की पुष्टि करता है कि डिंडौरी की प्राकृतिक संपदा मां नर्मदा से पोषित है। इतिहास के पन्ने इस बात के गवाह हैं कि आदि मानव सभ्यता का विकास इन्हीं घने वनों और नदियों के किनारे हुआ है। डिंडौरी में पग पग पर यही कहानी बिखरी पड़ी है। राष्ट्रीय मानव की संज्ञा धारण किए हुए बेगा आदिवासियों की मूल जन्म स्थली है डिंडौरी। हमने आपको दिखाया डिंडौरी और अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान से। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री पी.के. जरिया जी, जो कि सीनियर लेक्चरर हैं एसवी पॉलिटेक्निक में और आर्टिस्ट हैं हारमोनिक के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी सर। सर, जानना चाहेंगे आपसे आपके ही बारे में। आप प्रोफेसर भी हैं, आप वरिष्ठ लेक्चरर हैं, साथ साथ आप आर्टिस्ट भी हैं। तो कैसे आपके जीवन की शुरुआत? मैं मूलतः रहने वाला हूँ पन्ना का, और जब मैं इंजीनियरिंग के लिए रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज पहुँचा तो हॉस्टल में निवास कर रहा था। हॉस्टल में मेरे सीनियर हुआ करते थे, विवेक सिंह जी। वो जब रात में खाना खाने के लिए जाते थे मैस में, तो या तो वो विस्लिंग करते हुए जाते थे या कभी कभी वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, और वो बहुत अच्छा साउंड करता था। मुझे बहुत अट्रैक्ट किया उसने। और क्योंकि उन दिनों में जूनियर्स की इतनी हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि वो डायरेक्ट सर से पूछ सकें, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और उनसे कहा, सर ये क्या है, इट साउंड्स गुड। और उन्होंने जब बताया कि ये माउथ ऑर्गन कहलाता है बेटा, और मैंने उसको सीखने के लिए फिर एक हीरो माउथ ऑर्गन, उस समय चाइना का प्रोडक्ट चलता था, तो मैंने उसे लिया। और लिटरली मैं कहूँ तो मैं जब बजाने की कोशिश करता था तो लोग मुझे अपने कमरे से बाहर कर देते थे कि क्या बजा रहे हो ये। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने, क्योंकि मुझे इस इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ अच्छी लगती थी, तो मैंने इसे बजाने की कोशिश स्वयं से की, और इसकी विधिवत किसी भी तरह की मैंने शिक्षा नहीं ली हुई है। आज के दौर में बहुत सारे ट्यूटर्स अवेलेबल हैं, और लोग जब उनसे सीखते हैं तो वो सरगम के हिसाब से सीखते हैं, और उनकी परफेक्शन और परफॉर्मेंस हर बार बेहतर और एक जैसा रहता है। और हम जैसे जो उसको लर्निंग बाय ईयरिंग कहलाते हैं, उसको सुनकर सीखने वाले जो रहते हैं, और वो उनके परफॉर्मेंस में डेविएशन उनके इमोशंस के हिसाब से हो जाती है। लेकिन एक स्ट्रेस ब्लस्टर कहलाता है ये,
अगर जीवन में किसी तरह की स्ट्रेस, किसी तरह की परेशानी फील करते हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते समय पूरी तरह से आप मेडिटेशन की स्टेज में चले जाते हैं उसमें। और आपको वो सुर जो नहीं आपसे सद रहा है, नहीं बज रहा है, आप पूरी तरह से उसमें डूब जाते हैं और आप बाकी सारी स्ट्रेस से दूर हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई जी, कि जब मुझे ये लगता है कि हर व्यक्ति को किसी न किसी तरह का शौक होना चाहिए। बिल्कुल, वो गाने का भी हो सकता है और किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाने का भी हो सकता है, बिल्कुल सर। और इसके माध्यम से वो अपनी स्ट्रेस को यूटिलाइज कर सकता है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कुछ ना कुछ हमें ज़रूर मतलब हॉबी रखना चाहिए। जी। और सर आप बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं, जी। तो जब आपके परिवारजनों को पता चला होगा कि आप एक इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते हैं, जी। तो उनका सहयोग किस प्रकार से आपको प्राप्त हुआ? जैसा कि आपने बताया शुरुआती दौर में जहाँ आप बजाते थे तो लोग सुनना नहीं चाहते थे, बिल्कुल। लेकिन जब परिवार वालों को पता चला तो उनका क्या रिएक्शन? पहला रिएक्शन तो वास्तव में वही था जी, कि यहाँ मत बजाओ, अनटिल आप जब परफेक्शन से इसे जब बजाने लगे। मैंने इंजीनियरिंग की है मैकेनिकल से, इसके बाद मैंने प्रोफेशन टीचिंग को चूज़ किया, मैं पॉलिटेक्निक में आया, और मैं जब किसी स्टूडेंट से मुखातिब होता हूँ, उससे बताता हूँ, और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी ये है कि स्टूडेंट्स हमेशा अपने टीचर को फॉलो करते हैं। तो अगर टीचर कई विधाओं का अपने में रखता है तो स्टूडेंट्स उससे बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। और मैंने ये देखा कि स्टूडेंट्स ऐसे टीचर से अधिक प्रभावित होते हैं जो मल्टीफेशियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। ये इत्तफाक रहा कि मैं स्पोर्ट्स भी मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, और जिस समय मैं फाइनल में अपियर हो रहा था अपने एग्ज़ाम का, उस समय मैंने उस ईयर में 6 अन्य फाइनल में अपियर हुआ था, वो सारे स्पोर्ट्स के थे। तो स्टूडेंट्स उस टीचर से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, उससे ज़्यादा अटैच्ड होता है जो मल्टी स्किल अपने पास रखते हैं। बिल्कुल, उस एक्टिविटी में मुझे इस इंस्ट्रूमेंट ने बहुत सहायता की थी। बिल्कुल, ये यूनिक चीज़ है, ये ऑर्केस्ट्रा इन पॉकेट कहलाता है। बिल्कुल एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल सर। और जब कोई फिल्मी कलाकार और ये सुपरस्टार्स अपने हाथों में इसे ले लेते हैं तो लोग और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। जी सर, बिल्कुल, तो जैसे शोले में अमिताभ बच्चन ने इसको प्ले किया, बिल्कुल, वो बजाया किसी ने भी हो, लेकिन स्क्रीन पर शोले में अमिताभ बच्चन बजाते दिखते हैं, या आराधना पिक्चर में राजेश खन्ना उसको प्ले करते हैं, तो यूथ में एक पैशन आ जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट मुझे भी बजाना है। बिल्कुल, और वो दौर मेरा भी रहा हुआ था। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बताया। और वाकई में हमें जीवन में कुछ ना कुछ हॉबी रखना चाहिए, और शिक्षकों के भी फेवरेट होते हैं वो बच्चे जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं। सर आपने बहुत अच्छी बात बताई। सर सुनना चाहेंगे आपसे कुछ गीत, और जैसा कि आप बता रहे हैं ऑर्केस्ट्रा इन पॉकेट कहा जाता है ये इसको, ऑर्केस्ट्रा इन तो पॉकेट हम आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को भी सुनाना चाहेंगे इसी के गीत कुछ। एक ईश वंदना से मैं शुरू करता हूँ जी, कि मेरा माउथ ऑर्गन आप तक पहुँचता है तो मुझे ज़रूर अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल।
बहुत सुंदर सर। सत्यम शिवम सुंदरम की सत्यम कुछ शिवम आपने सुंदरम, जी। पंक्तियाँ आपने इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हमारे दर्शकों को सुनाई। सर आपका कौन सा सबसे फेवरेट गीत है और पैशन बना जिसको आप इस माउथ ऑर्गन के थ्रू बजाना चाहते थे? और Actually, कितना कितना जी। रियाज करते हैं आप, जिसके बाद फिर ये गाने उभर जी, कर आते हैं? अब ये शौक के ऊपर जी। है और आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट भी होता है। जी। एक दौर था जिस समय मैंने ये से सीखा, बजाने लगा, फिर स्टेज पर जब बजाया तो लोगों को अच्छा लगा तो हम भी इनकरेज हुए बिल्कुल। और इसे सीखने लगे। लेकिन फिर बच्चे और सारी चीज़ें और सर्विस में आपका कैरियर जब आगे बढ़ने लगता है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग हुई। बिल्कुल। फिर इस तरह से थोड़ा सा मैं डिटैच हुआ अपने इंस्ट्रूमेंट से। जी। और फिर वो जो नया दौर आया और मीडिया का दौर आया, उस मीडिया के दौर में जब सोशल मीडिया में दूसरे हमारे पुराने मित्र मुझे दिखे जो इंस्ट्रूमेंट्स को अपलिफ्ट कर चुके थे, बिल्कुल। फिर 2009 और 10 में फिर से दोबारा से इंस्ट्रूमेंट को मैंने उठाया जी। और फिर से इसे करने लगे। निश्चित तो नहीं है चूँकि कैरियर के उस दौर में हम हैं। मैं 21 में यहाँ पर आया हूँ भोपाल में ट्रांसफ़र पर। इसके पहले मैं सतना पोस्टेड था पॉलिटेक्निक में, वहाँ पर मैं प्रिंसिपल के चार्ज में लगभग 15 वर्ष रहा हूँ। जी। तो इन्वॉल्वमेंट मेरा अपनी एक्टिविटी में या इंस्टीट्यूट में इस तरह रहता था कि मैं अधिक समय नहीं निकाल पा रहा था, बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं इंस्ट्रूमेंट को समय प्रतिदिन देता जरूर था। बिल्कुल सर। तो अगला गीत कौन सा आप हमारे मैं दर्शकों को आपको सुनाने वाले शोले का वो ट्यून जरूर सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि वो एक आइकॉनिक ट्यून है। बिल्कुल सर, हम जो- सुनना जी, चाहेंगे जी, आपसे वो गीत। बहुत ही सुंदर ये सर। वो ट्यून थी जो जी सर। शोले में बिल्कुल। वो प्ले करते हैं, अमिताभ बच्चन जी play बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने सुनाई। सर बहुत सारे माउथ ऑर्गन्स हैं आपके पास। जी, जी, हम जी। उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार से आप चूज करते हैं माउथ ऑर्गन। 3-4 प्रकार के हम देख सकते हैं। ये 3-4 प्रकार के मैं कैरी कर सका इसलिए लेकर आया हूँ। जी। और मेरे कलेक्शन में तो काफ़ी हैं और जो पैसन रखते हैं माउथ ऑर्गन का, इनकी तो मैं बता नहीं सकता और अविश्वसनीय भी लगती सुनने में बात में। इस रूम की साइज के उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मैंने ऑल दी वॉल्स में रैक्स हैं और रैक्स में इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वो चलते हैं तो 2-2 ब्रीफ केस के उनके इंस्ट्रूमेंट्स चलते हैं। जो हमारे माइस्ट्रोज हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, उनकी तो ये है। मैं इस समय कैरी कर रहा हूँ 4 प्रकार के माउथ ऑर्गन हैं। ये चारों अलग अलग स्केल के हैं। जी। एक सी स्केल का है, मोस्ट पॉपुलर हो, जिसमें लगभग 90% सॉन्ग्स जो बॉलीवुड के हॉलीवुड के हैं ये प्ले हो जाते हैं। बिल्कुल। इसके बाद कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं। इस तरह मेरे पास एक दूसरा ए स्केल का है माउथ ऑर्गन इसका, और अगला है ये जी स्केल का माउथ ऑर्गन है जी। और एक एफ स्केल का भी माउथ ऑर्गन है यहाँ पर। तो अलग अलग सॉन्ग्स की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसमें किसी भी सॉन्ग को प्ले करने से अधिक इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ उस सॉन्ग के इमोशंस अगर आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। बिल्कुल सर। वो जैसे बिल्कुल सर, काफ़ी सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट है। बहुत सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट है। आप जोर से बजाएंगे तो उसमें वाइब्रेशन उसकी चेंज हो जाएंगे। आप कम धीमे से बजाएंगे तो वो एक्सप्रेशन नहीं आ पाएगा जो आपको रिक्वायर्ड है। तो और दूसरा आपने देखा है कि इसको बजाते समय आप किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल है जिसके द्वारा आप इसे बजा रहे होते हैं। बिल्कुल सर। बाकी जी, ये जानना चाहेंगे बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड के भी कुछ गीत आप इसके माध्यम से अभी तक तो मैंने ट्राई नहीं की है। हमारे मास्टर्स उसमें कहते हैं क्योंकि इंग्लिश सॉन्ग को प्ले करने के पहले, किसी भी सॉन्ग को प्ले करने के पहले उसके इमोशन से टच होना बहुत जरूरी होता है। राइट, बिल्कुल सही बात है सर। सर अगला गीत कौन सा आप सुनाने? आप एक माउथ ऑर्गन में एक एंथम कहलाता है ये, और माउथ ऑर्गन एंथम ही कहते हैं उसको। बिल्कुल सुनना चाहिए। और वो है अपना दिल तो आवारा। जी सर। जी बिल्कुल।
बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। वाकई में ये एंथम है हारमोनिक का। हारमोनिका बजाने वाला हर प्लेयर जी इस इंस्ट्रूमेंट, उस सॉन्ग को ज़रूर बजाता है। बिल्कुल सर। हाँ। सर आपकी कुछ यादें, जब आपने बताया कि कुछ स्टेज परफॉर्मेंस भी आपने दी है, जी। तो आपकी कुछ यादें आप हमारे दर्शकों से साझा करें जो परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई। हारमोनिका एक ऑल ओवर इंडिया, जी और मैं तो कहूँगा ऑल ओवर वर्ल्ड, हमारे इंस्ट्रूमेंट को लव करने वाले, बजाने वाले, इसमें बहुत सारे ग्रुप अब बन गए हैं। बिल्कुल। IMP, इंडियन माउथ ऑर्गन प्लेयर्स, जी और रॉयल हारमोनिकेट्स। इसी तरह से हारमोनिका पैशन ग्रुप ऑफ भोपाल भी है, हमारे बहुत आदरणीय हैं, मैनेट के प्रोफेसर हैं मिस्टर नकुल धगट, वो हमारे इसके अध्यक्ष हैं हमारे ग्रुप के। जी और वर्तमान में जो टैलेंट है वो यंगस्टर्स है, उनकी पिकअप अद्भुत है, और वो वाकई बहुत तेज़ी से पिकअप करते हैं और परफॉर्म करते हैं। जी तो हमारे बीच में हमारे ही कॉलेज के प्रोफेसर हैं डॉक्टर सुरेश सोनी जी, उनकी बेटी है 10-11 साल के 12 साल की बेटी, इस समय इतना बढ़िया माउथ ऑर्गन प्ले करती हैं कि अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं चाहूँगा कि उनको भी मैं प्रस्तुत करूँ, उनको सुनवाऊँ कि टैलेंट किस तरह से एक्वायर कर रहा है ये चीज़ें। जी। तो आपका कोई कुछ यादें? मैं यादें ये जो- बताना चाहता हूँ, इस ग्रुप में जिस समय परफॉर्म किया गया था, इकट्ठा किया गया, और फिर वो परंपरा बनी, और 2010 से ही सारे ये वर्ष में एक बार ये हम लोग इकट्ठे होते हैं एक ही छत के नीचे। जी और जिस समय 2015 में हम लोगों ने इंदौर में परफॉर्म किया था IMP ग्रुप में, तो और वर्ल्ड रिकॉर्ड उसमें हम लोगों ने, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहलाता है वो अवार्ड हुआ था हम लोगों को, और हम लोगों ने कंटिन्यूसली 13 सॉन्ग इसमें प्ले किए थे एक ही छत के नीचे। बिल्कुल सर, वो लम्हा, वो पल यादगार पल था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो निश्चित ही हमें लगा कि बहुत सारे, इतने सारे लोग एक साथ बजा रहे हैं, और फ्लॉलेस परफॉर्मेंस था। वो मेरी ज़िंदगी का बहुत अद्भुत क्षण है। बिल्कुल सर। मैं सर भी- सोशल मीडिया में भी आप जुड़े होंगे। जी। सोशल मीडिया से युवा काफ़ी प्रेरित होते हैं और काफ़ी प्रेरणाएं प्राप्त करते हैं, जी, तो जी। आपका क्या कहना है, सोशल मीडिया का कितना महत्वपूर्ण रोल है आज के समय? पॉजिटिव अगर किसी भी चीज़ को लिया जाए तो वो हमेशा ही लाभदायक होता है। बिल्कुल। तो चाहे वो सोशल मीडिया हो या अन्य कोई भी माध्यम हो, अगर चीज़ें पॉजिटिव ली जा रही हैं तो वो हमेशा से ही समाज के लिए और खुद के भले के लिए होती हैं। बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगा कि चाहे वो सोशल मीडिया से प्रेरित हो रहे हों या व्यक्ति विशेष से प्रेरित हो रहे हों, तो उसकी सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को आप अगर लेकर चलेंगे तो जीवन में बहुत सफल रहेंगे। बिल्कुल सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद PK जड़िया जी, आपने बहुत ही मधुर गीत हमारे दर्शकों को सुनाए, आपने अपनी सफल कहानी भी हमारे दर्शकों से साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, उम्मीद करेंगे आपको हमारा आज का कार्यक्रम काफ़ी पसंद आया होगा, और इसी के साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।